नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं और हमलों की रफ्तार और उसकी जो तीक्ष्णता है वो दोनों तेज़ होती जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ईरान को मदद करने वाले देश कहाँ हैं। हमने रूस के बारे में बात की थी कि रूस किस तरह से ईरान की मदद कर रहा है, चाहे वो खुफिया जानकारी के मोर्चे पर हो, दूसरे तरह की जानकारियां दे रहा हो या हथियारों की सप्लाई के ज़रिए उसे मजबूत बना रहा हो। लेकिन चीन, जो कि ईरान का बहुत गहरा मित्र समझा जाता है, गहरा पार्टनर माना जाता है, उसकी तरफ से एक तरह की खामोशी नज़र आती है और ये सवाल उठता है कि वो चुप क्यों है। उसने अगर कोई मदद की भी है तो किस तरह की मदद की है। कहा जा रहा है कि सैटेलाइट इमेजरी के मामले में वो ईरान की मदद कर रहा है और जो सटीक हमले ईरान कर पा रहा है अरब मुल्कों पर, वहाँ पर मौजूद अमेरिकी सैनिक अड्डों पर या इजराइल पर भी, उसमें चीन की जो विशेषज्ञता है, उसका असर है, उसका प्रभाव है और उसका फ़ायदा वो उठा रहा है। यानी रूस और चीन दोनों इस मामले में उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे चीन क्या कर रहा है ये किसी को पता नहीं है। हथियारों के मामले में कहा जाता है कि युद्ध शुरू होने के पहले चीन के 4 मालवाहक विमान आए थे ईरान में और उनका मकसद था हथियारों की सप्लाई। यानी उन 4 मालवाहक विमानों में चीन ने भरपूर अस्त्र शस्त्र ईरान को सौंपे थे और जिनका इस्तेमाल वो कर रहा होगा। इसके बाद क्या कर रहा है चीन, ये पता नहीं है। लेकिन चीन की भूमिका महत्वपूर्ण है और चीन को आगे आकर करना चाहिए। इसके बहुत सारे कारण भी मौजूद हैं। एक तो ये कि अमेरिका या ट्रंप ने ईरान पर जो हमले का फैसला किया था उसके 3 प्रमुख कारण थे। पहला कारण तो ये था कि एप्स्टीन फाइल्स जो लगातार उनके बारे में नए नए रहस्योद्घाटन कर रही हैं, उनकी छवि को लगातार और ख़राब कर रही हैं एक के बाद एक। और अभी जो नवीनतम सूचनाएं आई हैं जिसमें यहाँ तक कहा जा रहा है कि उन्होंने 13 साल की बच्ची के साथ रेप किया और इससे भी आगे, हालांकि अपुष्ट है, कि उन्होंने अपनी बेटी इवांका के साथ भी यौन संबंध बनाए कम उम्र में। यहाँ तक की चीज़ें सामने आ रही हैं और इससे घबरा कर राष्ट्रपति ट्रंप ने उनसे ध्यान हटाने के लिए ये चाल चली कि एक युद्ध छेड़ दो, सारे लोगों का ध्यान युद्ध पर चला जाए और एप्स्टाइन फाइल पर चर्चाएं बंद हो जाएं, जो कि एक हद तक बंद भी हो गई हैं। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि इजराइल ने ट्रंप को अपने ट्रैप में ले रखा है, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स का मसला हो या कई दूसरे ऐसे मामले हों जहाँ पर ट्रंप फंसे हुए हों और उसकी जानकारी इजराइल को है और उसके वजह से ट्रंप जो है वो दबाव में रहते हैं और वो सब करने को मजबूर हो जाते हैं जो इजराइल चाहता है। तो ये 2 तो बड़े कारण थे। लेकिन एक तीसरा बड़ा कारण ये माना जाता है कि जो टैरिफ पॉलिसी ट्रंप की फुस हुई है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, उसके बाद से उनके पास बहुत कम तरीके रह गए हैं दुनिया के देशों को धमकाने हड़काने के। और ख़ास तौर पर चीन जो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी देश है, उसको कैसे उसकी प्रगति को रोका जाए, कैसे उसे अमेरिका से आगे बढ़ने से रोका जाए, उसकी रफ्तार को कम किया जाए, इसके लिए ये उपाय उन्होंने किया है। वो चाहते हैं कि चीन की जो ऊर्जा संबंधी ज़रूरत है, जैसे तेल, गैस इत्यादि, उस पर अगर अंकुश लग जाए तो चीन की जो प्रगति की रफ्तार है वो भी धीमी हो जाएगी। और इसीलिए उन्होंने वेनेजुएला पर हमला किया, वहाँ से उनके राष्ट्रपति का अपहरण करके ले गए और फिर ईरान पर हमला किया, क्योंकि ये दोनों देश चीन को बड़े पैमाने पर ऊर्जा या यूँ कहें कि पेट्रोलियम पदार्थ सप्लाई करते थे। एक तीसरा जो सप्लायर है, सबसे बड़ा सप्लायर है चीन का, वो रूस है। रूस को दबा पाना मुश्किल है और हालांकि कोशिश
ट्रंप ने ये भी की थी कि चीन वहाँ से भी तेल ना खरीद पाए और प्रतिबंध भी वहाँ की कंपनियों पर लगाए। लेकिन चीन को दबाव में लाना उस तरह से आसान नहीं है जैसे भारत को, मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को कि हड़का दिया कि आप तेल नहीं खरीदोगे तो नहीं खरीदोगे, कितना खरीदोगे, कब खरीदोगे, ये सब वाशिंगटन बोल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसी हालत चीन की तो है नहीं। तो चीन रूस से तो तेल खरीद ही रहा था, लेकिन वेनेजुएला और ईरान से, ख़ास तौर पर ईरान से उसे सस्ती दरों पर बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम पदार्थ मिल रहे थे। तकरीबन 12 से 15% जो पेट्रोलियम आयात चीन का है वो ईरान से होता था और वो रियायती दरों पर होता था। लेकिन युद्ध छिड़ने के बाद, ईरान पर हमला होने के बाद अब एक उसके लिए चुनौती बन गई है और ये माना जा रहा है कि चूंकि ये सीधे उसकी अर्थव्यवस्था पर हमला करने की कोशिश की है ट्रंप ने, तो इसका जवाब वो देना चाहिए उसे। और इसका जवाब यही हो सकता है कि वो ईरान के सिर पर अपना हाथ रखे, ईरान को अस्त्र शस्त्र दे और जिस भी तरह से संभव हो इजराइल और अमेरिका पर उस करारे हमले करने में पूरी मदद करे। तो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट इमेजरी के जरिए मदद करना तो ठीक है, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर चीन को मदद करना चाहिए, जो कि वो करता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों है ये सोचने वाली बात है, लेकिन कुछ चीज़ें तो बहुत साफ दिख रही हैं कि जिस तरह से ट्रंप सोच रहे हैं कि चीन को दबा लेंगे, ऊर्जा ज़रूरियात जो उनकी हैं उनको पर अंकुश लगा के, तो ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि चीन के पास कम से कम 3 महीने का पेट्रोलियम पदार्थ स्टॉक में है, यानी 3 महीने उसे कोई किसी भी तरह की दिक्कत पेश नहीं आने वाली है। एक बात। दूसरी बात यह है कि उसने अपने एनर्जी का डाइवर्सिफिकेशन किया है। एक तो रूस से आयात एकदम से बढ़ा दिया है और रूस की चूँकि सीमा लगी हुई है और वो आसान भी है और सस्ती दरों पर भी वहाँ से मिल रहा है, तो रूस से आयात बढ़ाना उसके लिए एक आसान रास्ता बन गया है। दूसरा, वो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर अपनी जो डिपेंडेंसी है वो लगातार बढ़ा रहा है, यानी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। तकरीबन 30% बिजली जो है वो सोलर और विंड एनर्जी से तैयार करता है। तो 30% अगर उसने अपनी निर्भरता इस मामले में कर ली है, फिर दूसरा जो पारंपरिक स्रोत हैं कोयला वगैरह, उससे भी वो ऊर्जा की अपनी आपूर्ति या सप्लाई या उसका इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा, रूस से आयात बढ़ा दिया है, तो अभी तुरंत कोई इमीडिएट चैलेंज, कोई समस्या चीन के सामने उपलब्ध नहीं हो रही है और इससे उसके अंदर कोई इस तरह की विवशता नहीं है कि तुरंत ईरान के साथ युद्ध में कूद पड़े। हम जानते हैं कि चीन बहुत ही संभल कर इन मामलों में कदम रखता है, वो किसी भी युद्ध में नहीं फंसता है, हर युद्ध से कन्नी काट जाता है। कूटनैतिक और नैतिक समर्थन देना एक बात है, उसने ये काम किया भी है। उसने सुरक्षा परिषद में इस मामले को उठाया और कूटनैतिक प्रयास उसने भरपूर किए हैं। जैसे यूएनएससी, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में इसको लाया, हमले की पूरी निंदा की और मीडिएशन की पेशकश की, नागरिकों को निकाला, ईरान से शांत रहने की अपील की। तो ये सब तो वो कर रहा है, लेकिन अपनी जो तैयारी है ऊर्जा की, आत्मनिर्भरता की, वो उस मामले में काफ़ी आगे चल रहा है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि 2027 में जो वो काफ़ी हद तक अपने ईवी और सोलर पर फोकस से तेल आयात पर जो निर्भरता है उसको कम कर देगा और इसलिए उसे अभी तुरंत कूदने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी महीने 31 मार्च को बीजिंग जाने वाले हैं। बीजिंग जाने का मतलब है एक महत्वपूर्ण पहल। ये 2017 के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहली बार चीन का रुख कर रहे हैं और वो पहले चीन की तारीफ भी कर चुके हैं।
चीन को वो टू ग्रेट, यानी अमेरिका एक और दूसरा चीन, दो ग्रेट नेशन कह चुके हैं, किसी तीसरे को इसमें शामिल नहीं किया है। और वो चीन के साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं ताकि जो रेयर अर्थ मेटल्स का मामला है या दूसरी समस्याएं पैदा हो रही हैं उन पर वो रोक लगा सकें, अपनी स्थिति अमेरिका की ठीक कर सकें। लेकिन चूँकि अभी ये एजेंडा तो बहुत बड़ा है, जब अमेरिका जाएंगे वो एक तो जैसा मैंने कहा कि 1 साल का जो ट्रेड ट्रूस हुआ था, युद्ध विराम हुआ था 2025 में बुसान में, उसको 1 साल के लिए और बढ़ाने की बात हो रही है और टैरिफ्स को कम करने की बात हो रही है। रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर जो प्रतिबंध चीन ने लगाए हैं उनको हटाने की बात अमेरिका चाहता है, कर रहा है। फेंटेनिल ट्रेड में सहयोग चाहता है। ट्रंप ये भी चाहते हैं कि चीन उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे सोयाबीन बड़ी मात्रा में खरीदे ताकि उसके किसानों को राहत मिले। इसीलिए चीन के मामले में ट्रंप अभी तक नरम नज़र आ रहे हैं। वो चीन पर किसी तरह का अटैक नहीं कर रहे हैं। अटैक से मतलब है कि ट्रेड, टैरिफ आदि के अटैक उन्होंने किए, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे भारत या दूसरे देशों के खिलाफ उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया, पूरा दबाव बनाया। तो ये एक सिलसिला चल रहा है और जो व्यापारिक डील्स की भी संभावना है। बोइंग से 500 737 मैक्स जेट्स और 100 वाइड बॉडी जेट्स की संभावित डील की बात की जा रही है और इसकी घोषणा ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग में हो सकता है। इसमें इंडस्ट्रियल सब्सिडी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भी बात हो सकती है। तो एक बड़ा एजेंडा लेकर ट्रंप चीन जा रहे हैं और चीन नहीं चाहता है कि ट्रंप की इस यात्रा के पहले कुछ ऐसा हो जिससे कुछ अगर बात बननी है तो बिगड़ जाए। तो वो इसीलिए शायद शांत बैठा हुआ है कि ये वक्त जो है वो निकल जाए। और ट्रंप के साथ मीटिंग में जाहिर है कि ईरान का मुद्दा भी उठेगा और ईरान से बातचीत भी होगी। तो उस दौरान अगर कोई मीडिएशन की बात हो, अगर तब तक मान लीजिए अभी भी चूँकि कम से कम 20-22 दिन बाकी हैं ट्रंप की यात्रा को और ये एक लंबा समय है, युद्ध इतने दिन चलेगा नहीं चलेगा, इन दिनों में ईरान की हालत कितनी पस्त होगी या ईरान अपने आक्रमणों से अमेरिका को कितना पस्त कर देगा, इजराइल को कितना पस्त कर देगा, ये अभी देखने की बात है। इसलिए इस बीच में इस अवधि में को वो वेट एंड वॉच की मुद्रा में देख रहा होगा। और जाहिर है कि अगर इस बीच कुछ नहीं होता है तो ईरान के मुद्दे पर भी वो ट्रंप के साथ बातचीत करेगा और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। और अगर 31 मार्च की मीटिंग के बाद भी कुछ बात नहीं बनी तो शायद फिर चीन अपने दूसरे तौर तरीक़ों से ईरान की मदद करने के लिए आगे बढ़ सकता है, बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई कर सकता है और जो उसके पास विशेषज्ञता है साइबर वारफेयर की या एआई वारफेयर की या दूसरे तरह की, वो ईरान को उपलब्ध करा सकता है और उसके बाद उससे अमेरिका और इजराइल की मुसीबत बढ़ सकती है। लेकिन ये जो 20 दिन का वक्फा है, समय है, अवधि है, इसमें चीन इसको चुपचाप गुजारना पसंद करेगा, क्योंकि जैसा कि चीन का चरित्र रहा है, वो किसी दूसरे की लड़ाई में अपने आप को सीमित तौर पर इन्वॉल्व करता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर इन सब मामलों में चीन अपने आप को एक सीमा तक ही इन्वॉल्व करेगा तो उसमें उसका नुकसान भी होगा, क्योंकि फिर उसके जो मित्र हैं वो उस पर कितना भरोसा करें ये सोचेंगे कि ईरान ऐसे समय में चीन किसका मददगार होगा, नहीं होगा। वेनेजुएला में तीखी आलोचना तो की चीन ने, लेकिन उससे ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ाई। इसी तरह से अब ईरान का मामला है, कल को क्यूबा पर हमला करने की ट्रंप तैयारी कर रहे हैं। तो अगर हर जगह चीन अपने आप को चुपचाप रखेगा तो जो उसकी वैश्विक कूटनैतिक ताकत है उस पर नकारात्मक असर पड़ेगा। चीन की जो प्रभाव है उस पर भी असर पड़ेगा। तो अपने एक वैश्विक प्रभाव को कायम रखने के लिए भी उसे कुछ ना कुछ
महत्वपूर्ण करके दिखाना होगा। और ईरान का मामला ऐसा है जिसमें वो इस तरह की चीज़ साबित कर सकता है और एक संदेश भी दे सकता है अपने सहयोगियों को, दुनिया को, तीसरी दुनिया को के देशों को कि वो उनके साथ है। और अगर अमेरिका दादागिरी करता है तो एक दूसरा दादा भी इस दुनिया में मौजूद है। ये अगर वो संदेश देता है तो उसके जो वैश्विक प्रभाव है आर्थिक स्तर पर, बेशक वो बहुत प्रभावशाली हो गया हो, लेकिन दूसरे तरह के प्रभाव में भी उसे इस इजाफा होगा। और उसका जाहिर है कि जब आपकी वैश्विक इमेज उस तरह की होती है, आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक, कूटनीतिक स्तर पर भी आप मजबूत होते हैं, तो आपको उसका फ़ायदा हर जगह मिलता है। चीन इस बात को बखूबी समझता है। हालांकि वो चाहता कि 5-7 साल अमेरिका से किसी तरह का उलझाव ना हो। ये 5-7 साल में वो अपनी स्थिति को, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी को आगे बढ़ाना चाहता है, अमेरिका और यूरोपीय देशों से आगे निकलना चाहता है, अपनी आर्थिक ताकत को इस तरह से बढ़ा लेना चाहता है कि उसके बाद अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं खुद ब खुद उसकी बात मानने को मजबूर हो जाएं, उसके सामने सिर उठाने की उनकी हिम्मत ना पड़े, या हिम्मत पड़े भी तो बराबरी के तौर पर, ना कि उस पर दादागिरी दिखाने के तरीके से वो पेश आए। तो चीन बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा है, चीन बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके सामने ये चुनौती भी है कि वो ईरान की मदद करे और करता हुआ दिखे, ताकि दुनिया में एक ख़ास तरह का मैसेज चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।